हेलो एवरीवन, हाय दिस इज़ सिमरन। हम लोगों ने फिज़िकल साइंस की पैडागॉजी कर रहे थे, स्टार्ट हमने कर रखी थी, जिसमें हमने पिछली वीडियो में अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। वेरियस साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस की फील्ड में, हमने वो पढ़ा था, वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जी के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट एरिस्टोटल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एरिस्टोटल, कि एरिस्टोटल की लाइफ जर्नी क्या रही थी, उनकी ज़िंदगी की जर्नी क्या थी और उनका किस तरह से कंट्रीब्यूशन था साइंस की फील्ड में, राइट। एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन क्या रहा। एरिस्टोटल का जो बर्थ है वो स्टैग्रिस मैकेडोनिया में हुआ, जो ग्रीस में है, और उनकी डेथ जो थी वो 322 BC के अंदर कैल्कियस में हुई थी, जो यूबेनिया के अंदर है और वो भी ग्रीस के अंदर ही है। एरिस्टोटल के बारे में जाना जाए, बात करें तो एरिस्टोटल एक मैथमेटिशियन नहीं थे, बट उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। किस तरह से? सिस्टमैटिक डिडक्टिव लॉजिक से, राइट। इसका मतलब है उन्होंने कभी मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट डिस्कवरीज नहीं की है, उन्होंने सिर्फ उसके अंदर डेवलपमेंट की है, लॉजिकल पार्ट के अंदर। ही फाइंड आउट द रीज़न, लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट उसके अंदर डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। और उन्होंने एक फिज़िकल साइंस सब्जेक्ट, उन्होंने फिज़िकल सब्जेक्ट भी लिखा था, जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है आगे की मैथमेटिक्स के अंदर। और उन्होंने उस जो थीसिस सब्जेक्ट लिखा था फिज़िकल साइंस, उन्होंने लिखा है फिज़िकल साइंस में कि कुछ पार्ट जो होते हैं एनालिटिक पार्ट, आप उनको उनसे आप मैथमेटिक्स की बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज को ग्रैप्स कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ थिंकर्स ये भी कहते हैं कि उनका जो मानना था वो ये था कि जो उनकी ओरिएंटेशन थी और कंटेंट था वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, वो आगे उनकी बहुत हेल्पफुल रहा, उनके भी और आगे बहुत सारे मैथमेटिशियंस के लिए भी, लोगों के लिए भी। और वो आगे काफ़ी अंटिल 17th सेंचुरी तक वो चला भी। अब हम कुछ बातें जानते हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड, कि वो किस टाइप, उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही है। एरिस्टोटल जो थे, उनका जो बर्थ था वो मैंने जैसे कि आपके बताया, उनका बर्थ हुआ था मैकेडोनिया में। और उनके जो फादर थे, ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर। उनके जो फादर थे मेडिकल डॉक्टर थे, और वो एक ऐसा टाइम था कि उस टाइम पर डॉक्टर्स के पास कोई पेशेंट नहीं आता था, नो वन विजिट टू डॉक्टर, डॉक्टर को ही पेशेंट के पास जाना पड़ता था। तो उनके फादर जो थे जगह जगह ट्रेवल करते थे। और उस टाइम, वो टाइम एक ऐसा टाइम था, उस टाइम पर जो स्किल्स होती थी, लाइक मेडिकल स्किल्स हो गए, टीचिंग स्किल्स हो गई, आपकी कोई भी स्किल्स हैं, तो एक पर्सन अपने बेटे को ही वो ट्रांसफ़र करता था। हायरार्की सिस्टम चलता था, जैसा किंगशिप में होता है कि एक राजा का बेटा राजा बनता है, उसी तरह से एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, टीचर का बेटा टीचर, इस टाइप से उस टाइम स्किल्स चलती थी। कोई अपनी स्किल्स के बारे में ओपनली किसी के साथ शेयर नहीं करता था, वो स्किल्स को सीक्रेट रखा जाता था। और जो एरिस्टोटल थे, उनके फादर ने भी ये अपनी स्किल्स, मेडिकल स्किल्स को सीक्रेट रखते हुए अपने बेटे को सिर्फ सिखाया। वो उन्हें अपने साथ साथ रखते थे जहाँ भी जाते थे। और एट लास्ट नियरली जब कुछ टाइम बाद जो एरिस्टोटल के फादर थे वो मैकेडोनिया में ही सेटल हो गए, मैकेडोनिया के एक शहर में सेटल हो गए, जहाँ पे उन्होंने बहुत नाम कमाया। और उनकी इतने सक्सेसफुल डॉक्टर होने के बाद जो मैकेडोनिया के किंग थे, उन्होंने उन्हें अपना पर्सनल फिजिशियन रख लिया, जिसकी वजह से उनके रिलेशंस रॉयल फैमिली के साथ हुए। और जो एरिस्टोटल थे उनके भी रिलेशन रॉयल फैमिली के साथ हुए। उनके जो किंग थे उस टाइम, एम्टिस, उनका जो बेटा था फिलिप, उसके साथ एरिस्टोटल के बहुत अच्छे फ्रेंड रिलेशनशिप थे, बिकॉज दे आर ऑफ सेम एज, राइट। तो बहुत फ्रेंड लाइक उनका था। बट अनफॉर्चुनेटली जो एरिस्टोटल के फादर थे
जब एरिस्टोटल 10 साल के थे उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी जो मदर थी वो पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो अब ही वॉज ऑर्फन। तो जो एरिस्टोटल थे उनका एक गार्डियन बना। कौन बना? जो उनके एक फ्रेंडली फ्रेंड थे, फैमिली फ्रेंड थे, उनके अंकल, वो उनके गार्डियन बने, और उन्होंने आगे उन्हें लिटरेचर सिखाया। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन जो 10 साल से आप बायोलॉजी सीख रहे हैं, मेडिकल साइंस सीख रहे हैं, और सडनली आपको लिटरेचर सिखाना शुरू कर दिया जाए। दे आर ऑपोजिट पोल्स, राइट। एक जगह इन साइंस आपको लॉजिक, रियलिटी से फेस कराया जाता है, जबकि लिटरेचर के अंदर आपको काल्पनिक रहना पड़ता है, इमेजिनेशंस में रहना पड़ता है। बट एरिस्टोटल ने वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, पोर्ट्स लिखे हैं, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। इन 367 BC के अंदर जब एरिस्टोटल 17 ईयर्स के थे, वो प्लेटो अकेडमी के अंदर जो एथेंस में है, वहाँ पर एज अ स्टूडेंट उन्होंने ज्वाइन किया। वहाँ पर कुछ टाइम तक उन्होंने एज अ स्टूडेंट ही पढ़ाई की, एंड आफ्टर सम टाइम ही बिकेम अ टीचर ओवर देयर। वहाँ पर वो टीचर बन गए, और उन्होंने वहाँ पर 20 ईयर्स तक सर्व किया। उन्होंने वहाँ पर जो उस दौरान जो उनका काम होता था, जो वो लिटरेचर लिखते थे, तो उनकी फ़िलॉसफी में जो प्लेटो की थिंकिंग थी वो शो होती थी। और इस एकेडमी में पॉलिटिकल अवेयरनेस की जाती थी, लोगों की पॉलिटिकली स्टेबलाइज बनाया जाता था लोगों को। और वहाँ पे उन्होंने 20 ईयर्स तक सर्व किया, एंड एट द एंड नियरली जब वो 20th ईयर उनका चल रहा था, तब उन्होंने वहाँ पर रिज़ाइन दे दिया। वहाँ से उन्होंने एकेडमी छोड़ दी। उन्होंने हेड ऑफ़ द एकेडमी बनने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ सम ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस। कुछ पॉलिटिकल इंसिडेंट्स ऐसे हुए उनके साथ, उन्होंने एकेडमी छोड़ दी। एंड वहाँ से वो एसोस की तरफ जाना शुरू किया। जब उन्होंने एकेडमी छोड़ी थी, ही वॉज नॉट अलोन, उनके साथ कुछ लोग और भी थे। और वहाँ से वो एसोस गए। एसोस की स्पेलिंग है ASSOS, एसोस। यहाँ पर एरिस्टोटल ने एज अ एम्बेसडर काम किया। वहाँ पर वो एज अ एम्बेसडर गए थे मैकेडोनिया की तरफ से, और वहाँ के रूलर ने उनकी बहुत खातिरदारी की, और वहाँ पर उन्होंने शादी भी की एक लड़की से जिसका नाम था पाइथिस, और जो अडॉप्टेड डॉटर थी वहाँ के रूलर की, और उनकी एक बेटी भी हुई। आफ्टर दैट ही हैज़ अ चाइल्ड आफ्टर, और 10 साल बाद, उनकी शादी की 10 साल बाद उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई। एंड आफ्टर दैट एरिस्टोटल नेवर मैरिड अगैन, राइट। एरिस्टोटल ने एसोस के अंदर एक ग्रुप बनाया फिलोसोफर्स का, और उस फिलोसोफर्स के ग्रुप के वो लीडर थे। और यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट की जो उनका चाइल्डहुड पैशन था, चाइल्डहुड से उनका जिसमें इंटरेस्ट था दैट, और उनका इंटरेस्ट किस में था? जो उनके फादर ने उनके अंदर इंटरेस्ट जनरेट किया था ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एटोनॉमी, जूलॉजी, बायोलॉजी, इनके अंदर उन्होंने इंटरेस्ट जो था उसके अंदर उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग के टाइम तक अब तक उन्होंने अपना बहुत काम किया, जो भी फील्ड पकड़ी, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, लिटरेचर हो, उन्होंने कमेंडेबल वर्क किया। बट ये कहा जाता है ना, जो आपका इंटरेस्ट एरिया होता है, अगर आप वहाँ पर काम करते हैं तो आप उसके अंदर कमेंडेबल काम करते हैं। जो आप काम करते हैं दैट वाज जस्ट रिमार्केबल। और ऐसा ही काम हुआ एरिस्टोटल के साथ, जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा लोगों ने जानना शुरू किया, एंड जिसकी वजह से हम आज भी एरिस्टोटल के बारे में हम पढ़ते हैं। एरिस्टोटल जो थे फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक सिस्टम के ऑथर भी थे, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया कि उनके गार्डियन का नाम जो था वो प्रोक्सिन था। और जो एरिस्टोटल थे उन्होंने अपना रिसर्च वर्क शुरू किया, ऑब्जर्वेशन शुरू की, और कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, जब एओस के अंदर पर्शियंस ने अटैक किया और कुछ पॉलिटिकल ऐसे इवेंट्स हुए, तो वहाँ से जो एरोस थे कुछ साइंटिस्ट की टीम के साथ, जो उनके साथ थे, वो मैकेडोनिया आ गए।
मैकेडोनिया में उन्होंने वहाँ पे फिलिप्स के जो बेटे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनको वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया एज अ टीचर. He reached in the court of Philipps in the court of Macedonia in 343 BC. वहाँ पर उन्होंने आए और उस टाइम पर एथेंस के साथ मैकेडोनिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, क्योंकि फिलिप्स ने 346 BC के अंदर एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ पीस. ठीक है. बट ड्यूरिंग जब एरिस्टोटल जो थे वो फिलिप्स के बेटे अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाते हैं, तो फिलिप्स ऑब्जर्व करते हैं दैट ही वाज अ वेरी गुड ट्यूटर. तो वो जो अकेडमी है एथेंस के अंदर, वहाँ पर ये एज अ हेड काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी टू डेवलप न्यू थिंग्स, टू स्टडी न्यू सब्जेक्ट्स. तो उन्होंने इस बारे में बात की. बट ड्यू टू दिस एथेंस और मैकेडोनिया के बीच में जो ट्रीटी हुई थी पीस की, वो ब्रेक डाउन होनी शुरू हो गई और ये कम्प्लीटली ब्रेक हो गई इन 340 BC के अंदर, जिसकी वजह से वॉर भी होने वाला था. बट फिलिप्स ने इसको साइड आउट करते हुए आगे शुरू किया एंड किसी और को वहाँ पर वो बन गए, पावर में आ गए. फिलिप्स जो थे उस टाइम पर उन्होंने ये जो आइडिया था ड्रॉप कर दिया कि नहीं, हमारे रिलेशनशिप जस्ट एक हेड बनाने की वजह से ख़राब हो रहे हैं, दो स्टेट्स के बीच में रिलेशनशिप, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया. तो उन्होंने इस आइडिया को बैकआउट किया एंड रिलेशनशिप फिर एस्टैब्लिश होने शुरू हुए, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट. फिलिप्स उस टाइम पर बहुत पावरफुल पर्सन थे और उनकी डेथ हुई तो कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स हो रहे थे फिलिप्स के टाइम पर भी. तो कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स हुए एंड आफ्टर फिलिप्स डेथ वो बाहर भी आए. और बट एरिस्टोटल ने उस टाइम पर अलेक्जेंडर को बहुत सपोर्ट किया कि ही मस्ट बी द रूलर ऑफ द स्टेट, और वही बने. जैसे ही अलेक्जेंडर पावर में आए, उन्होंने वो जो ट्रीटी ऑफ पीस थी एथेंस और मैकेडोनिया के बीच में, उसको फिर से एस्टैब्लिश किया और एरिस्टोटल को कहा कि आप एथेंस में चाहिए और वहाँ पे बहुत सारी नई नई एस्टैब्लिशमेंट्स कीजिए. 335 BC के अंदर एरिस्टोटल ने अपना खुद का एक स्कूल बनाया एथेंस के अंदर, लाइट्स के अंदर, राइट. वहाँ पे एथेंस में एक अपना पर्सनल स्कूल बनाया और वहाँ पर जब वो, और यहाँ से मैकेडोनिया से वो लोग कुछ टीचर्स को, कुछ स्टाफ मेंबर्स को लेकर गए वो, और बुक्स लेकर गए, मैप्स लेकर गए, स्टडी मटेरियल लेकर गए बेसिकली. और वहाँ पर जब एरिस्टोटल स्कूल के हेड थे तो उस टाइम पर बहुत वाइड रेंज में स्टडी होती थी सब्जेक्ट्स की और बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज, ऑब्जर्वेशंस भी की जाती थी. जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की 323 BC के अंदर डेथ हो गई, तो जो एंटी मैकेडोनियन ग्रुप था, उन्होंने एथेंस में जो एरिस्टोटल का स्कूल था उनको कहा कि आप अब रिज़ाइन कीजिए, बहुत हो गई आपकी हेडशिप. एरिस्टोटल ने वहाँ से रिज़ाइन किया एंड एट द एज ऑफ 62 उनको कुछ स्टमक प्रॉब्लम हुई, स्टमक कंप्लेंट्स आती थी उनकी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 62. ये उनकी लाइफ जर्नी थी. बट द क्वेश्चन अराइजेस कि उनकी वर्क जो था, जो उन्होंने काम किया था, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, उनके बारे में कुछ स्कॉलर्स का डिस्प्यूट रहता है कि ये काम उनका है या नहीं है. बट बेसिकली जो बिलीव करते हैं वो ये है कि उनके बहुत सारे काम थे, उनका बहुत सारा काम लिखा हुआ है. 30 वर्क्स, नियरली अबाउट 30 वर्क्स लिखे हुए हैं, नियरली ऑन 2000 पेजेस, जो पब्लिश भी हुए थे. और ये कहा जाता है कि उन्होंने जो अपनी लाइफ टाइम में काम पब्लिश किया स्कूल्स में या जिस भी सोर्स में उन्होंने पब्लिश किया, वो उनका खुद का पर्सनल काम था. और वही काम आगे एकेडमी में भी पढ़ाया जाता था. और फर्स्ट टाइम इवन आफ्टर हिज डेथ ऑल्सो वो एकेडमी में काम पढ़ाया भी जाता था. और वो काम जो था फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश हुआ था 60 BC के अंदर, राइट. उसी एकेडमी में जो एकेडमी एरिस्टोटल ने एस्टैब्लिश की थी. एरिस्टोटल का जो काम था वो बेसिकली जो था उस काम के अंदर लॉजिक होता था.
लॉजिक के बारे में बात करते थे, और एरिस्टोटल जो कहते थे कि लॉजिक जो है वो साइंस नहीं है, बल्कि एक हमारा सब्जेक्ट है, एक हमारा नॉलेज है, ऑब्जर्वेशन है, जिसकी वजह से हम एक सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में उसकी प्रॉपर नॉलेज गेन कर पाते हैं। एरिस्टोटल कहते थे कि लॉजिक को साइंस के अंदर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, और उनका ये मानना था, ही यूज्ड टू से दैट द साइंस at any rate the theoretical science are to be approximated. What then are their axioms to be? What conditions must a proportion satisfy to count as an axiom? Again, what form will be the derivations within each science take? इन शॉर्ट अगर मैं आपको इस बारे में बताऊं तो वो ये कहते थे कि हमें आप डिस्कवरी नहीं कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपके पास जो आपको पता है उसकी डेप्थ तक तो जा सकते हैं। तो वही वो कहते थे कि आपको हर चीज़ के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइट बल्ब ग्लोस, वाइट ग्लोस, उसके पीछे लॉजिक जानिए कि वो क्यों ग्लो करता है। ही यूज्ड टू से दैट थिंग्स। एरिस्टोटल ने जो सिलॉग्स जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं रीजनिंग के सब्जेक्ट्स में, सिलॉगिज्म, उसका भी एरिस्टोटल ने ही डिस्कवरी किया था और उसको बोलते थे एरिस्टोटलियन सिलॉगिस्ट, राइट। और ये एक टाइप का आर्ग्यूमेंट होता है जिसमें हमारे दो स्टेटमेंट्स होती हैं और बाद में एक कंक्लूजन होता है, जैसे ऑल ग्रीक आर पर्सन्स, जो भी ग्रीक है वो पर्सन है। और नेक्स्ट उसमें बोला है ऑल पर्सन आर मॉर्टल, आई एम सॉरी, ऑल ग्रीक आर पर्सन, सभी जो ग्रीक हैं वो पर्सन है और सभी पर्सन जो हैं वो मॉर्टल हैं। मीन्स अगर आप शॉर्ट में कहें ये इट्स लाइक दैट, एक ये ऐसे है ग्रीक पर्सन मॉर्टल, तो ये एक बात बोल रहा है कि और ऑल ग्रीक्स आर मॉर्टल, बात तो देखी है। तो ये होता है सिलॉग्स जो उन्होंने दिया। एरिस्टोटल पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने एक्सियम सिस्टम दिया था, उनको किसी ने सजेस्ट किया था, प्लेटो ने सजेस्ट किया था दैट यू शुड वर्क ऑन एक्सियम, और उन्होंने आगे काम किया था। और यूक्लिड और उनका काम एक्सियम में ज्योमेट्री के लिए दिया गया, और एरिस्टोटल ने आगे इसको फर्दर किया विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड। और इसे हम पढ़ते भी हैं ज्योमेट्री में, यूक्लिड ज्योमेट्री, राइट। आगे उन्होंने जो भी चीज़ें दी, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन जो था वो था नेचुरल साइंस के अंदर, नेचुरल फिलॉसफी के अंदर रेदर देन साइंस। और यहाँ पर उन्होंने मैटर के बारे में, चेंजेस के बारे में, मूवमेंट के बारे में, स्पेस के बारे में, पोजीशन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, रिवर्स, कॉमेट्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, इन सब के बारे में उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जियोलॉजी, फिलॉसफी। और उन्होंने जो भी काम था अपना उन्होंने मेटाफिज़िक्स के अंदर दिया। ही रॉट हिज वर्क ऑन मेटाफिज़िक्स, उन्होंने मेटाफिज़िक्स के अंदर बहुत सारा काम लिखा। और अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जो एरिस्टोटल कहते थे, द मोस्ट जर्नल और द एब्स्ट्रैक्ट फीचर ऑफ रियलिटी एंड द प्रिंसिपल दैट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, मेटाफिज़िक्स studies whatever must be true of all extinct things, just in so far as they exist. It studies the general condition which any existing thing must satisfy. एरिस्टोटल का मानना ये था कि मेटाफिज़िक्स के अंदर आप रियलिटी को स्टडी करते हैं, ट्रुथ को स्टडी करते हैं कि किस टाइप से कोई चीज़ आती है, स्टडी द जर्नल कंडीशन, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में आप जर्नली पढ़ते हैं, दैट इज़ योर मेटाफिज़िक्स ऑल अबाउट। एरिस्टोटल ने कोई डिस्कवरी नहीं की अपने लाइफ टाइम में, उन्होंने जस्ट डेवलपमेंट की है मैथमेटिक्स के अंदर। और उन्होंने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर इतनी अच्छी पकड़ बना ली थी कि वो ये कहते थे कि मैथमेटिक्स जो है इट इज़ वन ऑफ द थ्योरेटिकल साइंस। और एरिस्टोटल ने कि जो दो थ्योरेटिकल साइंस थी जो एरिस्टोटल क्लेम करते थे, वो थी फिलॉसफी और थ्योरेटिकल फिज़िक्स। एरिस्टोटल ने इन्फिनिटी के बारे में भी हमें पता है कि बताया था, और वो ये कहते थे कि
इन्फिनिटी जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. देर इज़ नो थिंग लाइक इन्फिनिटी. यू नो दैट ना, इन्फिनिटी ये चीज़ जिससे हम डिनोट करते हैं. इन्फिनिटी कोई चीज़ है ही नहीं एक्चुअली. ये एक काल्पनिक पोटेंशियली एग्जिस्ट करती है बट इन रियलिटी नहीं करती. अगर हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, वो जो सो ऑन है जो हमें पता ही नहीं है क्या होगा, दैट इज़ योर इन्फिनिटी. काल्पनिक है, हमें पता नहीं है क्या है, बट हाँ हम कहते हैं कहीं तो जाके अंत होगा उसका. दैट इज जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता बट पोटेंशियली एग्जिस्ट करता है. एरिस्टोटल ने फिजिक्स में एक बात की है, फिजिक्स में, कि बट माई आर्ग्यूमेंट्स डज नॉट एनी हाउ रॉब मैथमेटिशियंस ऑफ देयर स्टडी, although it denies the existence of the infinity in the sense of actual existence, as something increased to such an extent that it cannot be gone through, for as it is, they do not need the infinity or use it, but only requires the finite straight line shall be as long as they please. Hence, it will make on difference on them for the purpose of the proof. So this is how Aristotle का contribution रहा है साइंस के अंदर. And it was a very great thing कि कोई इंसान he was one of the greatest scientists जिन्होंने कोई डिस्कवरी नहीं की है बट उन्होंने डेवलपमेंट की है. एंड दैट डेवलपमेंट वॉज जस्ट कमेंडेबल. राइट. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए. एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, कोई भी इसमें कोई भी आप डाउट पूछना चाहते हैं मुझसे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए. जस्ट फील फ्री. राइट. सो थैंक यू. अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए for the further notification. And thank you guys for being such a